तो हाँ भाई, कैसे हो? 13th सेंचुरी में सीन कुछ ऐसा था कि इस्लाम नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था। कश्मीर तो गज़नी जैसे कनकरर्स के अटैक को रोक के दिखा रहा था, बट फिर भी इस्लामिक टीचिंग्स काफ़ी तरक्की कर रही थी कश्मीर में। जब तक सादे वक़्त, जो कि कश्मीर के आखिरी हिंदू किंग थे, जब तक वो अपने थ्रोन पर चढ़े, तब तक ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग कश्मीर में मुस्लिम बन चुके थे। सादे वक़्त के ज़माने में एक 20 साल तक का कमाल का ड्रामा हुआ। 1318 से लेकर 1338 तक, जिसकी वजह से कश्मीर में मुस्लिम रूल आ गया। क्वीन कोटा नाम की एक पावर हंग्री आंटी ने इस केओटिक पीरियड में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। सादेवा एक वीक माइंडेड किंग अपनी कैपेबल और काइंड हार्टेड प्राइम मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ रामचंद्र पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, जो किंगडम को एकदम से मस्त से चला रहे थे। उसकी इंटेलिजेंट और खूबसूरत बेटी क्वीन कोटा, जी हाँ यही क्वीन कोटा रानी, अपनी वो भी अपने डैड को काफ़ी असिस्ट कर रही थी किंगडम संभालने में। पर भाई, उस वक्त हमारे कश्मीर में कुछ ऐसे लोग थे जिनका नाम था कोटा राजाज। ये लोग ना हमेशा रामचंद्र के अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे और किंग के रूल को इग्नोर कर रहे थे। सहदेवा ने सपोर्ट ढूंढने के लिए एक तिब्बतियन प्रिंस को बुलाया, जिसका नाम रिंचन था, जो एक सिविल वॉर के बाद तिब्बत से भागा हुआ था। रिंचन और उसके फॉलोअर्स ने रामचंद्र की टीम ज्वाइन की। कोटा ने भी प्रिंस के साथ क्लोज रिलेशनशिप बना ली थी, ताकि लोगों की परेशानी कम की जा सके और किंग की पावर को सॉलिड बनाया जा सके। क्या सीन है यार। एक और बंदा था शामिर, जो कि एक मुस्लिम एडवेंचरर था और स्वात से था। उसने रामचंद्र के साथ ज्वाइन किया और किंग का फेवर भी मिल गया। लेकिन एक बार क्या होता है कि अटैक होता है। एक तातार चीफ डुलचू के नाम से कश्मीर पर हमला करता है, जिसकी वजह से सहदेवा किश्तवाड़ भाग जाता है। हाँ, और रामचंद्र को चार्ज में वो छोड़ गया। डुलचू ने वैली को लूट लिया, लेकिन वो अपने साथियों के साथ एक स्नो स्टॉर्म में मर जाता है जब वो कश्मीर के पास से वापस जा रहे थे। डुलचू की डेथ के बाद किश्तवाड़ के गार्डीज ने वैली में रेड लॉन्च किया, लेकिन रामचंद्र ने उनको रोक लिया और खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया। कोटा ने इन्वेडर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज करने में बड़ा रोल प्ले किया, और जब उसके डैड ने ऑफिशियली थ्रोन पर चढ़ा तो वो लोगों की मदद करने में लग गई। रिंचन ने अपने एक्शन से कश्मीरीज के बीच में पॉपुलैरिटी गेन की थी, क्योंकि उसने दुश्मन के खिलाफ कुछ किया था। पर धीरे धीरे रिंचन ने रामचंद्र के पोजीशन से जेलस फील करना शुरू किया और अपने फॉलोअर्स के साथ एक रिवोल्ट प्लान किया। उन्होंने रामचंद्र के फोर्सेस को सरप्राइज किया, जिसकी वजह से रामचंद्र भाग गया और रिंचन ने कैपिटल कैप्चर की। कोटा और रामचंद्र ने लहारा के फोर्ट में रिफ्यूज मांगा, जहां से वो रीग्रुप करके रिंचन के खिलाफ चैलेंज देना चाहते थे। लेकिन रिंचन ने एक धोखेबाज स्ट्रेटेजी यूज की, अपने तिब्बतियन फॉलोअर्स को पैडलर्स बना के फोर्ट में छुपा दिया। उन्होंने अटैक किया और रामचंद्र को मार दिया, फिर अपना फ्लैग फोर्ट के रैम्पर्ट्स पर लगाया। क्या ट्विस्ट है यार। यार, अब तो रिंचन कश्मीर का एकदम अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गया था, बट उसने रियलाइज किया कि उसने अपने एक्शंस की वजह से कोटा की मोहब्बत खो दी। उसने सोचा कि उसे वापस जीतने के लिए वो कुछ भी करेगा। उसने कोटा को इम्प्रेस करना शुरू किया। उसने कोटा के भाई को भी अपना मिनिस्टर बनाया, जिससे उसे अपने गुडविल को भी जीत लिया। फाइनली कोटा का दुख दर्द थोड़ा कम हुआ। रिंचन ने अभी भी लेमोइस्ट रिलीजन फॉलो की थी, बट कोटा रानी ने उसे हिंदुइज्म अडॉप्ट करने के लिए कहा। लेकिन बुलबुल शाह के हाथों इस्लाम को एम्ब्रेस किया और सुल्तान सदरुद्दीन का टाइटल ले लिया। रिंचन के कन्वर्शन के बाद उसके भाई और कमांडर इन चीफ और कई और लोग, कुछ ट्रेडिशंस के मुताबिक 10,000 लोग बुलबुल शाह के मजहब को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गए। उन लोगों के लिए एक गैदरिंग स्पॉट बनाया गया था डल लेक के किनारे, जिसे बुलबुल लंगर कहते हैं। लंगर शायद लंगर का करप्शन है, जो एक हॉस्पाइस को सिग्निफाई करता है। और ये पहली मॉस्क भी थी कश्मीर में, जिसे अब अनफॉर्चुनेटली रूम्स में देखा जाता है। तो भाई लोग, रिंचन पहला मुस्लिम किंग बन गया हमारे कश्मीर का, और शामिर के सपोर्ट के साथ वो स्टेट को अच्छे से गवर्न करने लगा। उन्होंने फ्यूडल बैरन्स की पावर को कम किया, आर्मी में ऑर्डर एस्टेब्लिश किया और एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया। लेकिन भाई, सदरुद्दीन को एक्सटर्नल चैलेंज का भी सामना करना पड़ा। सहदेवा के भाई उदयनदेवा ने गंधारा में रिफ्यूज ले लिया था और उसने कश्मीर में रेबिलियन ऑर्गेनाइज किया, एक पावरफुल बैरन तुक्का के सपोर्ट के साथ। रेबल्स ने अटैक किया सदरुद्दीन के पैलेस पर, और झगड़े में सदरुद्दीन को बड़ी चोट लग गई, लेकिन उसने अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन की और अटैकर्स को भगा दिया। उसने रेबल्स को सजा दी और लॉयलिस्ट्स को रिवॉर्ड किया।
जानते हुए कि उसकी मौत पास है, सदरुद्दीन ने अपने बेटे हैदर और अपनी क्वीन कोटा रानी को अपने फेथफुल मिनिस्टर शामिर की देखरेख में छोड़ दिया। उसकी 3 साल की रीन के बाद 1320 एडी में उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद भी कश्मीर फिर से डिसऑर्डर में चला गया यार। उसके रूल के दौरान तो लग रहा था कि सब पीसफुल है, लेकिन रूलर ने डिसऑर्डरली एलिमेंट्स को पूरी तरह से दबाने में कामयाबी नहीं पाई थी, जो उसकी डेथ के बाद फिर से बाहर आ गए। यार कोटा रानी का सीन तो एकदम नेक्स्ट लेवल था, थोड़ा फिल्मी भी लग रहा है पर बढ़िया। तो कोटा रानी ने समझा कि उसके लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ देश को संभालना मुश्किल है, इसलिए जब उदयनदेवा स्ट्रॉन्ग फोर्स लेकर फिर से कश्मीर की तरफ बढ़ रहा था, तब उसने थ्रोन और अपने आप को भी शादी के लिए ऑफर किया। अपने बेटे हैदर के क्लेम्स को साइड में रखकर उदयनदेवा ने ऑफर एक्सेप्ट किया और कोटा रानी के साथ बड़ी धूमधाम से शादी की। लेकिन जल्द ही कोटा रानी ने कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अपने हाथ में ले लिया और उदयनदेवा को बैकग्राउंड में डाल दिया। वो खुद ही किंगडम की वर्चुअल रूलर बन गई, अपनी चार्म, ब्यूटी और इंटेलिजेंस के जरिए अपनी पावर दिखाते हुए। फिर एक नया खतरा आया जब किंगडम को अचला ने इन्वेड किया, तो उदयनदेवा भाग गया। तब कोटा रानी ने फैसला किया कि वो इन्वेडर के खिलाफ रेजिस्टेंस करेगी। उसने सारे अवेलेबल फोर्सेस को गैदर किया और लोगों को वार्न किया कि अगर वो इस मौके पर खड़े नहीं हुए तो उन्हें पहले के रूलर्स के ज़माने से भी बुरा हाल होगा। उसकी फियरलेस करेज ने लोगों को इंस्पायर किया और सब अपने डिफरेंसेस को भूल कर उसके बैनर के नीचे आ गए। कोटा रानी ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज की विद द लॉयल सपोर्ट ऑफ शाहमीर अचला के खिलाफ। जब उसने रियलाइज किया कि उसके पास उसके खिलाफ कमजोर पॉइंट्स है, तो उसने डिप्लोमेसी का यूज किया। वो दिखावा करके सरेंडर का नाटक किया और ऑफर किया कि अगर उसकी आर्मी वापस चली गई तो वो अचला को थ्रोन पर बैठने में हेल्प करेगी। अचला, जिसको लालच में अंधा समझा गया था, उसने बिलीव किया और कश्मीर में सिर्फ छोटा सा डिटैचमेंट छोड़ा और बाकी के ट्रूप्स को घर भेज दिया। कोटा रानी ने अपने वादे को तोड़कर डिटैचमेंट को अटैक किया, अचला को पकड़ लिया और फिर उसका सर काट दिया। ये जीत ने बनाया कोटा रानी को लोगों के लिए एक आइडल। जब पता चला कि कोटा रानी ने इन्वेडर के खिलाफ कमाल कर दिया है, तब उदयनदेवा वापस कैपिटल में लौट आया। डिस्पाइट कि वो देश को क्रिटिकल मूवमेंट में बेट्रे कर चुका था, कोटा रानी ने उसे रिस्पेक्टफुली रिसीव किया। वो खुद कोर्ट होल्ड करती थी, जस्टिस देती थी और मिनिस्टर्स को अपॉइंट या डिसमिस करती थी। लेकिन डिस्पाइट बीइंग ए नेचुरल रूलर, उसको कश्मीर में डीप सीटेड करप्शन और फैक्शनलिज्म को ख़त्म नहीं कर पाई। पावरफुल फैक्शंस हमेशा उसके खिलाफ साजिश करती थी और उसको ऑफ्टन फोर्स यूज करना पड़ता था रिबेलियस मिनिस्टर्स और वॉरलॉर्ड्स को दबाने के लिए। एक कॉन्फ्रंटेशन में एक टर्बुलेंट कमांडर इन चीफ के साथ कोटा रानी को स्किलफुली एक फोर्ट्रेस में मैन्यूवर किया गया, कैप्चर किया गया और इम्प्रिजन किया गया। लेकिन उसका लॉयल मिनिस्टर कुमार भट्ट ने उसकी फ्रीडम सिक्योर की और एंड में उसने रेबल कमांडर को हरा दिया। क्या दर्शन है यार। इसी दौरान शामी पूरी प्लानिंग के साथ सिचुएशन देख रहा था। एक बहुत तेज दिमाग वाला पॉलिटिशियन था वो, और पेशेंटली वेट कर रहा था एक मौके का जिसे वो थ्रोन पकड़ सके बिना लोगों या पावरफुल बैरन्स के अपोजिशन को फेस करे। उसने पहले ही अपनी ब्रेवरी के थ्रू लोगों का फेवर जीत लिया था ड्यूरिंग प्रीवियस इन्वेजन्स। शामीर ने क्वीन के ट्रस्ट और रिस्पेक्ट भी जीत ली थी। हैदर का गार्डियन बनके उसने इस पोजीशन का यूज किया टू इंटिमिडेट उदयनदेवा और अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन किया। और इसके अलावा उसने इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स के साथ अलायंसेस बना ली थी, अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को उनके फैमिलीज में शादी करके। इन पावरफुल रिलेशंस के सपोर्ट से उसने कंट्रोल में एक्सटेंसिव एस्टेट्स को ले लिया, जिसको किंग और क्वीन की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं था। शामीर ने अपने पोजीशन स्टेडली कंसोलिडेट की, हमेशा अपने गोल को ध्यान में रखते हुए। कोटा रानी जो शामीर के एक्शंस को समझ रही थी, उसने प्लान बनाया था कि वो पावर को होल्ड करेगी अपने हस्बैंड के डेथ के बाद भी। उसने एक क्लेवर पॉलिटिशियन बिक्सना भट्ट को अपना सेकंड मिनिस्टर बनाया, हाँ, शामीर को रिप्लेस कर कर, और उसे अपने बेटे हैदर का भी गार्डियन बनाया। जब ये इंट्रूग्स और काउंटर इंट्रूग्स चल रहे थे, तब किंग उदयनदेवा यानी हस्बैंड ऑफ कोटा रानी
का डेथ हुआ ड्यूरिंग द नाइट ऑफ महाशिवरात्रि, जिसे कश्मीर में हैरत कहते हैं, 1338 एडी में। शाह मीर और उसके एलाइज के ओपन रिवोल्ट के डर से कोटा रानी ने अपने हस्बैंड के डेथ को 4 दिन तक सीक्रेट रखा। इस पीरियड में उसने एफिशिएंट अरेंजमेंट्स भी किए अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। शाह मीर के प्लान्स को रोकने के लिए उसने पब्लिकली यहाँ तक कि अपने बेटे को डिसओन किया, जो शामिर के रेज होने पर किंग डिक्लेयर हो सकता था। पावरफुल लावनिया ट्राइब के लॉयल्टी को इनिशियली जीतकर कोटा रानी ने थ्रोन पर चढ़ा। शामिर और दूसरे लोग जिन्हें उनका प्लान फॉइल्ड हुआ, वो सब उसके अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर गए। क्या गेम है यार। कोटा रानी ने अपने सब्जेक्ट्स को प्लीज करने और उन पे वेल्थ शोर करने के बावजूद पीस नहीं एंजॉय कर पाई। उसको शामिर से डर था, जो थ्रोन पर राइवल क्लेम कर रहा था। क्वीन के डिजाइन्स को काउंटर करने के लिए शामिर ने एक स्ट्रैटेजम बनाया। वो दिखावा करके ग्रेवली इल बन गया और स्प्रेड किया कि उसकी एंड आने वाली है। कोटा रानी ने अपने मिनिस्टर बिक्सना भट्ट को उसकी हेल्थ इंक्वायरी करने भेजा, सिर्फ अपने बॉडीगार्ड के साथ। बिक्सना को शामिर के रूम में ले गए, जबकि सर्वेंट्स ने उसके फॉलोअर्स के साथ कन्वर्सेशन में बिजी किया। शामिर ने इनिशियली अपनी इलनेस के बारे में कंप्लेन किया, लेकिन फिर झट से बेड से कूद कर अपनी स्वॉर्ड से बिक्सना को मार दिया। जब कोटा रानी ने इस ट्रेचरस एक्ट के बारे में जाना तो वो बहुत बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके मिनिस्टर्स ने उसे रिवेंज लेने से रोका। उस पॉइंट के बाद शामिर का प्रेस्टीज बढ़ गया। कोटा रानी थ्रोन पर चढ़ाई के 5 महीने बाद कामराज डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा रिवोल्ट हो गया। क्वीन ने डिस्ट्रिक्ट के शीप टाउन और फोर्ट्रेस जयापुरा, जो कि अब अंदरकोट कहलाता है, ट्रैवल किया तो पर्सनली ऑपरेशंस डायरेक्ट करने। लेकिन शामिर अपने स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स के साथ श्रीनगर कैपिटल सिटी कैप्चर किया और खुद को किंग डिक्लेयर किया। लावनिया ट्राइब, जो कि लॉयल था टुवर्ड्स क्वीन कोटा रानी, उन्होंने जल्दी से एक फोर्स में ऑर्गेनाइज होकर शामिर के फॉलोअर्स पर स्ट्रॉन्ग अटैक लॉन्च किया। शामिर के रिबेलियन के पता चलते ही कोटा रानी ने जयपुरा में पावरफुल आर्मी मस्टर किया। एक फियर्स और ब्लडी बैटल हुआ शामिर के फोर्सेस और लावनिया ट्राइब के बीच, जो 1 महीने तक चला। शामिर को प्रेशर महसूस हुआ और धीरे धीरे सिटी से बाहर पुश हो गया। उसने अपने फ्यूडल रिलेटिव्स को भेजकर उनसे असिस्टेंस मांगी। जैसे कि लावनियाज के लिए विक्ट्री दिख रही थी, तब लुत्सा और शामिर के कुछ रिलेटिव ने उनको रियर से अटैक किया। शामिर ने फ्रंट से स्ट्रॉन्ग काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, इफेक्टिवली लावनियाज को सराउंड कर लिया। इस टर्न ऑफ इवेंट्स से खुश होकर शामिर ने ट्रेजरी खोली और जो लोग उसके साथ खड़े थे उन्हें बड़ी खुशियों से रिवॉर्ड किया। जब कोटा रानी ने बैटल के सडन चेंज के बारे में जाना तो उसने जयापुरा फोर्ट के गेट्स बंद करने का ऑर्डर दिया और लॉन्ग सीज के लिए प्रिपरेशन शुरू किए। यार ये तो एक ट्रैजिक ट्विस्ट है कश्मीर की हिस्ट्री में। शामिर ने समझा कि प्रोलॉन्ग्ड सीज फेटल होगा, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी खत्म करना होगा। उसने कोटा रानी के थर्स्ट फॉर पावर को रिकॉग्नाइज किया और एक प्लान बनाया। उसने पता किया कि कोटा रानी ने रिंचन से शादी की, जबकि उसने उसके डैड को मारा था, और अपने बेटे को पावर के लिए डिसोन किया और पावर के लिए ही दोबारा उदयना देवा से भी शादी की। शामिर के इशारे पे शामिर की फोर्सेस ने लावनियाज को चारों तरफ से घेर लिया और शामिर ने एक सरेंडर का ऑप्शन दिया अपनी क्वीन कोटा रानी को, एक कंडीशन पर कि वो शामिर के साथ अपनी शादी कर इस थ्रोन को शेयर करे। लेकिन शादी के बाद क्वीन कोटा रानी को रियलाइज होता है कि वो शामिर को उदयना देवा की तरह बैकग्राउंड में डाल के खुद एक वर्चुअल रूलर नहीं बन सकती है। उसे रियलाइज हुआ कि उसे फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उसे लग रहा था कि वो एक फॉरगॉटन और फॉरसेकन वुमन बनने वाली है। शामिर ने उसे बुलाया अपने सामने आने के लिए। वो सबसे लेविश अटायर में थी और प्रेशियस ऑर्नामेंट से अडॉर्न्ड थी। जब उसने उसके बेड चैम्बर में एंटर किया, ट्रायम्फेंटली शामिर ने उसके पास अप्रोच किया, लेकिन उसने उसे एम्ब्रेस करने से पहले ही कोटा रानी ने खुद को स्टैब कर लिया। इस तरह कश्मीर की हिस्ट्री में एक वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक फिगर्स की लाइफ एंड हो गई। वो बेशक एक स्किल्ड डिप्लोमेट थी। इस अमेजिंग वुमन की कैरेक्टर और एबिलिटीज पर कोई शक नहीं है। वो रिंचन के लिए एक इंस्पिरेशन थी और बाद में उदयना देवा के लिए भी, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए उसके फिकल पॉलिसीज और डिवाइडेड लॉयल्टीज को, स्पेशली जब किंगडम का फेट क्रिटिकल जंक्चर पर था।